ये कहानी है एक ऐसी दुनिया की जहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। यहाँ तक कि खाना पीना बनाने के लिए भी लोग मैजिक का ही यूज करते हैं, पर जिसके पास भी मैजिक नहीं होता उसे जान से मार दिया जाता है। यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जो कि ऐसे मैजिक स्पेल्स को अपने चमाटे से हरा सकता है जिससे मैजिशियंस ने ड्रैगन तक को हरा रखा है। मैश जंगलों के बीचों बीच भारी भरकम वजन उठाकर ट्रेनिंग कर रहा है, जो देखकर आसपास के जानवर तक हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम जंगल में ही एक छोटे से हट को देखते हैं जिसके अंदर रैग्रो बर्नर्ड नाम का बंदा रहता है। तभी उसका होनहार बेटा मैशले वहाँ पर पहुंच जाता है। हाय पप्पा, मैं घर आ गया। तुमने दरवाजे को तोड़ क्यों दिया? खोल के नहीं आ सकते थे। दरअसल मैं भूल गया था, इसे खींचते हैं या धक्का देते हैं, माफ कर दीजिए पप्पा। उसके मासूम से चेहरे को देखकर रैग्रो भी पिघल जाता है। जिसके बाद मैशले दरवाजे को ठीक करने जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? दरवाजा तो ठीक लगाओ। लेकिन दरवाजे की ठक ठक से मैश को कुछ सुनता ही नहीं और वो बचा खुचा दरवाजा भी तोड़ देता है। माफ कर दीजिए पप्पा। वहीं उसके पप्पा ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। तुमने आज की अपनी ट्रेनिंग खत्म की? हाँ पप्पा, कर दी है, पर आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। आप बस मुझसे फिजिकल ट्रेनिंग क्यों करवाते हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं मैश, तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं हो। तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, तो सिर्फ यही ट्रेनिंग है जो कि तुम्हें ताकतवर बना सकती है। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें याद है ना? तुम अकेले शहर में नहीं जाओगे। हाँ पप्पा, मुझे याद है। लेकिन जैसे ही रैग्रो वहाँ से जाता है वो रेनकोट सा डालकर शहर की तरफ जाने लगता है। शहर में पहुंचने पर वो देखता है कि वहां मौजूद सभी लोग अपना हर काम मैजिक का ही यूज करके कर रहे हैं। वो एक दुकान पर जाकर 7 क्रीम पफ्स का ऑर्डर देता है, पर वो खाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि वो गलती से सिक्कों को ही मसल देता है। लेकिन मैश अपनी उंगलियों से ही उन सभी सिक्कों को ठीक कर देता है। शॉपकीपर तो अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पाता। वो क्रीम पफ्स लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हवा की वजह से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और आसपास के सभी लोग उसे अलग ही नजर से देखने लगते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में ब्रैड नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। वो न्यूज़पेपर में नई डिवाइन विजनरी के बारे में पढ़ रहा था। डिवाइन विजनरी का टाइटल मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाता है और एक डिवाइन विजनरी बनने के कई सारे फायदे हैं। पैसा, शोहरत और इज्जत, इसमें सब कुछ मिलती है। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि शहर में एक बंदा घूम रहा है जिसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मैशले कंफ्यूज हो रखा है कि सभी लोग उसे इस तरह से क्यों घूर रहे हैं। तभी वो चलते चलते किसी से टकरा जाता है जो कि असल में एक पुलिस ऑफिसर था। ओए, कहाँ जा रहा तू? तुझे दिख नहीं रहा मैं काम पर हूँ? सॉरी, आप क्रीम पफ खाना चाहेंगे? तो मुझे अपना झूठा खाना दोगे? और जो तुमने मेरी यूनिफॉर्म गंदी की है तुम उसका क्या करने वाले हो? तभी मैश उसके यूनिफॉर्म को पकड़कर उसे फाड़ देता है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी यूनिफॉर्म को धो के वापस दे दूंगा। यूनिफॉर्म? अब तुम्हें लगता है ये यूनिफॉर्म बची है? तभी वहाँ पर ब्रैड आ जाता है और मैश को देखकर पहचान जाता है कि इसी के बारे में उसे कॉल आई थी। लेकिन तभी वहाँ पर रैग्रो आ जाता है और मैश को लेकर पूरी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन ब्रैड अपने मैजिक का यूज करके उनके पीछे कुछ मैजिकल बर्ड्स को लगा देता है। बेवकूफ, तुम्हें मैंने मना किया था। सॉरी पप्पा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और अपने बेटे के मासूम से चेहरे को देखकर रैग्रो फिर से पिघल जाता है। लेकिन तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। जो तुमने सुबह ट्रेनिंग की थी तुम उसे अभी जाकर फिर से रिपीट करोगे। जिसके बाद मैश वहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है, पर उसके जाते ही हट का दरवाजा एक धमाके की वजह से टूट जाता है और वहाँ पर ब्रैड अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा हुआ था। दूसरी तरफ मैश अपनी सुबह की ही ट्रेनिंग को दोहरा रहा है। वो इतनी ज्यादा तेजी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था कि वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे सेट्स खत्म कर देता है। इसके बाद वो घर की तरफ वापस आता है, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था उसे ब्रैड की आवाज आती है। तुम जानते हो साल दर साल मैजिक नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच रहा है, क्योंकि हम उन्हें खत्म करते जाते हैं जिनकी रगों में भी वो नीच खून बहता है। तुम्हारे बेटे के पास मैजिक नहीं है, ऐसे इंसान को जीने दिया नहीं जा सकता। ब्रैड रैग्रो को दीवार पर दे मारता है। तुम जानते हो ना, बिना मार के इंसान को छुपा कर रखना एक सीरियस क्राइम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रैग्रो उसे अपने बेटे के बारे में नहीं बताता। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रैग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था, चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे। और ये चीजें तब तक चलती रही जब तक कि वो बड़ा ना हो गया। इन सब से परेशान होकर उसने अपनी ही जान लेने की सोची। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस बच्चे को देखकर वो समझ जाता है कि इस बच्चे को यहाँ पर इसलिए फेंक दिया गया है क्योंकि इसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। तुम्हें भी मेरी तरह सोसाइटी में कोई नहीं चाहता, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बड़ा करूंगा, बिल्कुल अपने बच्चे जैसा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में रैग्रो चिल्ला के मैश को यहाँ से भाग जाने को कहता है। इससे ब्रैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीटने लगता है। जिसके बाद वो उसे मारने के लिए मैजिक से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर वहाँ पर मैश आ जाता है और एक ऑफिसर को ऐसा पंच मारता है कि वो एक दीवार को तोड़ता हुआ सीधा बाहर निकल जाता है। इसके बाद वही थुलथुला ऑफिसर मैश को रोकने आता है, पर वो फिर से उसका चीरहरण करके उसके थोपड़े पर चाटे पे चाटे मारता रहता
रहता है और उसके पिलपिले से गालों को सुझाने के बाद वो ब्रैड की तरफ जाता है। रैग्रो उससे कहता है कि वो यहाँ से भागा क्यों नहीं, सिर्फ आप ही मेरा परिवार है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तू, मैं तुझे यहाँ पर मारने नहीं आया हूँ, तुझे नरक तक पहुँचाने आया हूँ। ये सुनकर ब्रैड हंसने लगता है। तुम मुझे हराओगे, तुम्हारे पास तो मैजिक भी नहीं है, तुम क्या कर लोगे मेरा। वो मैश के ऊपर ऐसे अटैक से हमला करता है जिससे उसने एक बार ड्रैगन को डराकर भगाया था, लेकिन मैश अपने हाथों से ही उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर ब्रैड हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फिर से मैश के ऊपर हमला करता है जो कि पिछली बार से भी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैश इसको भी एक लाफा मारकर दूर भगा देता है जो कि दूर जाकर गिरता है। ब्रैड परेशान होकर लगातार मैश के ऊपर हमला करता ही जाता है। वही मैश उसके मैजिक अटैक्स के साथ कभी वॉलीबॉल खेल रहा है तो कभी फुटबॉल, यहाँ तक कि वो उनसे जगलिंग भी शुरू कर देता है। ये सब देखकर सभी लोगों की फटी पड़ी थी। तभी मैश अपने फादर की जादू की छड़ी को उठाता है। ब्रैड खुद को बचाने के लिए एक मैजिक बैरियर बनाता है। तो क्या ये मैजिक यूज कर सकता है? लेकिन मैश उस जादू की छड़ी को ब्रैड की तरफ फेंक के मारता है जिसकी वजह से उसका बैरियर भी टूट जाता है। वहीं इन सब चीजों का उसे इतना बड़ा सदमा लगा था कि ब्रैड अब अपने घुटनों पर आ चुका है। तुमने अगली बार मेरे परिवार को छुआ भी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ब्रैड हंसता है और उसको एक डील ऑफर करता है। मैश को एक मैजिक एकेडमी में जाकर डिवाइन विजनरी बनना होगा ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करने लगे। इसके लिए ब्रैड उसे सपोर्ट भी करेगा क्योंकि उसे वो रिवॉर्ड चाहिए जो कि डिवाइन विजनरी बनने के बाद मिलता है। तुमने अगर इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे पप्पा के पीछे लोग आते ही रहेंगे और तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। मैश उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और अपने चेहरे पर नकली मार्क बनाकर प्रेस्टिजियस ईस्टर्न एकेडमी में जाता है जिसने बहुत सारे डिवाइन विजनरीज को प्रोड्यूस किया है। और आज से एंट्रेंस एग्जाम शुरू है और जो आज उनका एग्जामिनर बना है उसका नाम है क्लॉड लूसी। वो खिड़की से ही इस साल के सारे एप्लीकेंट्स को देख रहा था। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगर तुम ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही होगी। लेकिन तभी वो मैश को देखता है जो कि ना ही मैजिकल बुक पढ़ रहा है ना ही मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है, उल्टा फिजिकल एक्सरसाइज में लगा पड़ा है। मैं गलत स्कूल में तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, ये तो मैजिक स्कूल है, तो इसने जिम क्यों बना दिया इसको? अब वो इनविजिबल चेयर पर बैठ के फिटनेस बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो ब्रैड और रैग्रो को देखता है जिन्होंने खुद को छुपाने के लिए दो पेड़ की टहनियों को पकड़ा हुआ था। इसके बाद क्लॉड एक स्टाइलिश सी एंट्री मारता है और सभी एप्लीकेंट्स को बताता है कि वही उन सब का एग्जामिनर है। उसे देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं जो सुनकर क्लॉड बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन मैश उसके रंग में भंग डाल देता है। इतनी फ्लैशी एंट्री करने की क्या जरूरत थी, तुम आराम से भी तो आ सकते थे। इससे तो लगता है फेल ही करना होगा। क्लॉड अनाउंस करता है कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और अपने मैजिक का यूज करके वहां पर काफी सारे डेस्क को ले आता है जो देखकर सारे स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं, सिर्फ मैश को छोड़कर। तुम हमें एक रूम में भी तो लेके जा सकते थे जहां पर पहले से ही कुर्सी और टेबल होते हैं, जिससे क्लॉड का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। एप्लीकेंट्स देखते हैं कि उनके क्वेश्चन पेपर में सारे लेटर्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्लॉड ने उन पेपर्स के ऊपर मैजिक किया था और उन एप्लीकेंट्स को पास होने के लिए उस मैजिक को डिस्पेल करना होगा। फर्स्ट टेस्ट को देखते ही उन दोनों को लगता है कि वो तो फेल ही हो जाएगा। मैश उन वर्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इधर उधर हिलना बंद करें, पर वो उसकी नहीं सुनते तो वो उस पेन को तोड़ देता है। क्या तुम प्लीज हिलना बंद करोगे? इसकी वजह से डर के मारे वो सभी वर्ड्स अपनी सही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जो देखकर ब्रैड और रैग्रो भी हैरान थे। मैश टेस्ट को सबसे पहले खत्म करता है और क्लॉड ये देखकर हैरान था कि वो सारे वर्ड्स कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से अलाइन थे। इसके बाद मैश ले अपनी जरूरत से ज्यादा ताकतवर बॉडी का यूज करके सभी टेस्ट्स को पास करता जाता है, जो देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान थे। ये एग्जाम में अभी तक बना हुआ कैसे है, इसे बाहर तो निकालना ही होगा। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर से एक भूल भुलैया को बाहर निकालता है और सभी एग्जामिनीज को बताता है कि इससे बाहर निकलने के लिए उनके पास 30 मिनट्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी हैं। तभी एक लड़की मैश के पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें साथ में काम करना चाहिए क्योंकि ऐसा करके वो जल्दी से बाहर निकल पाएंगे। तो वो दोनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन लेमन लगातार किसी ना किसी ट्रैप में फंसती ही जाती है। ये लड़की कितनी यूजलेस है, ऐसे तो मैं बाहर ही नहीं जा पाऊंगा। लेकिन तभी लेमन अपने मैजिक से उसके हाथ और पैर को हथकड़ियों में जकड़ देती है। असल में मैं तुम्हें गोल तक नहीं जाने दे सकती और कोशिश भी मत करो, कोई भी इंसान उन्हें नहीं तोड़ सकता। लेकिन तभी मैश उन हथकड़ियों को तोड़कर वहां से भाग जाता है, जो देखकर लेमन हैरान हो जाती है। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उससे एक पहेली पूछता है, लेकिन लेमन उसका जवाब नहीं दे पाती तो वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन तभी मैश वहां आकर उस क्रीचर को पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तुमने मेरी मदद क्यों की? ये सब करने के पीछे तुम्हारी भी वजह होगी। मैं वो वजह तो नहीं जानता पर मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, पर अब काफी समय बीत चुका है, हम दोनों में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ क्लॉड को यकीन है कि मैश फेल हो जाएगा, लेकिन तभी वहां का ग्राउंड हिलने लगता है और उन्हें कुछ टूटने की आवाजें आने लगती है। तभी एक दीवार टूटती है जिसके अंदर से मैशली और लेमन बाहर आते हैं। ये बंदा मेज को सॉल्व करने की जगह तोड़ के सीधा बाहर आ गया है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स गुस्सा होने लगते हैं और उसे चीटर कह के उसे वापस से घर जाने को बोलते हैं। ये सब देखकर बेचारा मैश दुखी हो जाता है। तभी लेमन मैश की तरफ से बोलने लगती
लगती है और कहती है कि ये सारी गलती उसी की है। क्लॉड ने मुझसे कहा था कि अगर मैं मैश को रोक देती हूँ तो वो मुझे एकेडमी में ज्वाइन करने का मौका दे देंगे। क्लॉड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लेमन सब कुछ बता देती है। तुमने बोल के आखिर उखाड़ ही क्या लिया? ये मेरा एग्जाम है, मैं जिसे चाहे फेल कर सकता हूँ और जिसे चाहे पास। तुम दोनों इसी वक्त फेल होते हो और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं तो आओ लड़ो मुझसे। तभी मैश एकदम से उसके पास पहुंच जाता है और उसकी छड़ी को ही पकड़ के तोड़ देता है। सारी भसड़ को देखते हुए वहाँ पर प्रिंसिपल को आना पड़ता है। आगे के एग्जाम को मैं देखूंगा और तुम क्लॉड, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होना था और मैश की बारी सबसे पहले आती है, जहां उसके चारों तरफ स्कूल के ऑफिशियल्स खड़े हैं। उससे शुरू में कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और ऑफिशियल्स को उसका एक भी जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन हेडमास्टर को इंटरेस्टिंग लगता है। तुम्हारे पास समय नहीं था लेकिन फिर भी तुम उस लड़की को बचाने वापस क्यों गए? मुझे लगा था कि अगर मैं उसे नहीं बचाऊंगा तो मुझे बाद में पछतावा होगा। लगता है ये ऐसा इंसान है जो करता पहले है और सोचता बाद में। पर ऐसे भी क्रीचर्स होते हैं जो कि तुमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? इसके बाद हेडमास्टर वॉलबर्ग अपनी पावर्स का यूज करता है और एक बड़े से क्रीचर को समन करता है जो कि एक छोटी सी डॉल पर अटैक करने वाला था। इस डॉल के अंदर उस इंसान की सोल है जिससे मैश सबसे ज्यादा प्यार करता है, यानी उसके पप्पा की सोल। मैश उसे पंच मार के रोकने की कोशिश करता है लेकिन इससे उल्टा उसके ही हाथ से खून बहने लगता है, तो वो उस पेयर को अपने हाथ से ही रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि ये स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैश को लगता है कि हेडमास्टर इसे ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा और वो तब तक इसे अपने हाथों से ही रोक कर रखेगा। ये देखकर वॉलबर्ग समझ जाता है कि मैश कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सकता है और साथ ही जो ताकतवर हैं उन्हें रेगुलेट। वो अपने स्पेल को हटाकर उस जगह को रोशनी से भर देता है। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ एक टेस्ट था और उसका ईस्टर्न मैजिकल एकेडमी में स्वागत करता है। इसके बाद क्लास में एक टीचर मैजिक से ताले को खोलना सिखा रही थी लेकिन वो अपनी ताकत से उसे तोड़ ही देता है। ये देखकर वो टीचर उस पर भड़क जाती है। मुझे असल में अच्छे से मैजिक यूज करना नहीं आता। अगर तुम्हें मैजिक ही नहीं आता तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अखाड़े में कुश्ती क्यों नहीं लड़ते? वहीं उसकी हरकतों को देखकर एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसे पास होना है तो मैच से तो दूर ही रहना पड़ेगा। इसके बाद वो अपने रूम को ढूंढ रहा था, बस कुछ भी हो मेरा रूम उसके साथ ना निकले। जब उसे अपना रूम मिलता है उसका दरवाजा ही गायब था और अंदर झांकने के बाद उसे पता लगता है कि उसका रूममेट मैश ही है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिन को लगने लगता है कि मैश भी नॉर्मल है, लेकिन तभी मैश उसे अपने मसल से इंट्रोड्यूस कराने लगता है। यह है जिग्नेश, यह है महेश, यह है रमेश, यह है सुरेश, यह है भावेश। तामी समझ गए उन्हें? किसके साथ फंसा दिया मुझे? मैश उससे पूछता है कि डिवाइन विजनरी कैसे बना जाता है। अलग अलग फील्ड्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हें कॉइन्स मिलते हैं। ये गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज हो सकते हैं और अगर तुम एक डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो तो एंड में तुम्हारे पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। लेकिन सिर्फ गोल्ड कॉइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे सेमेस्टर्स में मार्क अच्छे नहीं आते हैं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पढ़ाई का नाम सुन के मैश बेचारा टेंशन में आ जाता है, लेकिन ऐसी कोई टेंशन नहीं जिससे क्रीम पफ्स ठीक ना कर सके। क्या मैं कल की क्लास के लिए तुम्हारा झाड़ू ले सकता हूँ? असल में मैं झाड़ू लेने की जगह एक पेड़ की टहनी ले आया। तुम झाड़ू और पेड़ की टहनी में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? लेकिन आखिरकार फिन मान जाता है। अगली क्लास में उनकी टीचर उन्हें झाड़ू पर उड़ना सिखाती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें फ्लाई की कमांड देकर झाड़ू को अपने हाथ में बुलाना था। सभी स्टूडेंट्स इस चीज की कोशिश करने लगते हैं। मैश भी कोशिश करता है पर ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। ये देखकर एक स्टूडेंट उसके पास आता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। अबे ओ लूजर, तेरे से झाड़ू तो उठ नहीं रहा, उड़ेगा क्या तू? घर वापस क्यों नहीं चला जाता? ये सुन के मैश को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर को जमीन पर पटक के उस झाड़ू को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद फ्लाई की कमांड देता है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो चीटिंग है। सुनो बच्चों, अब तुम सब झाड़ू पर बैठकर उड़ने की कोशिश करोगे और ध्यान रखना अपने माना को तुम्हें स्टेबल रखना है। सुन बे बैल बुद्धि, हम रेस लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर बात माननी होगी। इसके लिए मैश मान जाता है और वो दोनों रेस के लिए साथ में खड़े थे। ये चिलगोजा तो जानता ही नहीं मैं मिडिल स्कूल से उड़ रहा हूँ, ये तो मुझे सपने में भी नहीं हरा सकता। इसके बाद टीचर रेस को शुरू कर देती है, लेकिन अगले ही पल में मैश फिनिश लाइन पर पहुंचा हुआ था, जो देखकर उस स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? अभी हुआ क्या? वहीं टीचर पूरी तरह से पगला चुकी थी क्योंकि मैश ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। स्टूडेंट्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, पर फिन को सब कुछ दिखा था। मैच के शुरू होते ही उसने अपनी झाड़ू को तेजी से फेंक दिया और फिर उस पर बैठकर अगले ही पल फिनिश लाइन पर पहुंच गया। मैंने देखा तो सब कुछ है, पर ये सब मुमकिन कैसे है? उसे लगता है कि मैश ने जरूर चीटिंग की होगी और वो उसके ऊपर भड़कने लगता है, लेकिन तभी एक बंदा आकर उसके मुंह को सिल देता है। मैं अपने दोस्त की बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने जो किया वो तो सच में काफी कमाल का था। मेरा नाम लॉयड कैवल है, मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बन पाएंगे। लेकिन मैशले उसके नाम को गलत सुन लेता है। तो तुम्हारा नाम लॉर्ड कैबेज है, तुम शाम को सब्जी का ठेला लगाते हो? ये सुनकर वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है और स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि मैश की जिंदगी अब नर्क बनने वाली है। कैवल किसी तरह अपने गुस्से को शांत करता है। तुम काफी फनी हो, तो क्यों ना तुम स्कूल की छुट्टी के बाद
मुझे यहीं पर मिलो। इसके बाद वो उस लड़के के साथ वहाँ से चला जाता है और उसे मैच से हारने के लिए बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। ये क्लास खत्म होने के बाद मैश फिन से पूछता है कि आखिर केवल था कौन। केवल मेरी तरह ही मिडिल स्कूल से इसी स्कूल में पढ़ता है। उसके पापा ब्यूरो ऑफ मैजिक में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं। इसी वजह से सभी लोग उससे डरते हैं, यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी उसका दूर का रिश्तेदार है। इसलिए स्कूल का हर बच्चा उसकी हर बात मानता है। वही स्कूल की छुट्टी के बाद मैश क्रीम पफ्स बनाने में लग जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ। दूसरी तरफ केवल ग्राउंड में अपने पंटरों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन क्लास में मैश अपनी बुक निकालता है पर वो फटी पड़ी थी। तभी उसके पास केवल आता है। तुम कल मुझसे मिलने नहीं आए, जरूर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया होगा, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस क्रीम पफ्स बना रहा था और मैं भूल गया। केवल फिर से अपने गुस्से को शांत करता है और कहता है कि उसे पता चला है कि मैश एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। यहाँ के वाइस प्रिंसिपल मेरे रिश्तेदार हैं, तो अगर तुम चाहो तो मैं उनसे तुम्हारी बात कर सकता हूँ। तुम सच में ऐसा करोगे? ये थैंक यू। लेकिन ऐसे नहीं, जो मैं चाहता हूँ तुम्हें वो सब कुछ करना होगा। इसके बाद केवल उससे हर छोटे मोटे काम कराने लगता है, यहाँ तक कि वो उससे अपने जूते भी साफ करवाता है। अगले दिन मैश देखता है कि उसकी एक और बुक फटी पड़ी है, तो वो फिन से पूछता है कि क्या वो अपनी बुक उसके साथ शेयर करेगा। सॉरी, पर मैं तुम्हें अपनी बुक नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे अपनी बुक शेयर करने के लिए शुक्रिया। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे अपनी झाड़ू भी दी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये क्रीम पफ्स बनाए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। आगे मैश ले केवल को एक पानी का ग्लास देता है, पर वो जानबूझकर उसे नीचे गिरा देता है और मैश को उसे साफ करने के लिए कहता है। पर मैश इतना खतरनाक पोछा लगाता है कि वो पूरी जमीन चमकने लगती है। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं, जिसके पास केवल और उसके पंटर हैं। फिन केवल के ही कहने पर मैश की बुक्स को फाड़ रहा था, लेकिन अब वो इन सब से बोर हो चुका है और वो चाहता है कि फिन मैश के कपड़ों को जला दे ताकि वो तंग होकर खुद ही स्कूल से निकल जाए। लेकिन फिन उसकी बात मानने से मना कर देता है, तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उसे अपने घुटनों पर ले आता है। दूसरी तरफ मैश फिन को ही ढूंढ रहा था, क्योंकि वो गलती से उसकी बुक को अपने साथ ले आया है। चलता चलता वो फिन के पास ही पहुंच जाता है और देखता है कि केवल अपने मैजिक से जबरदस्ती फिन के सर को जमीन पर पटक रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं, फिन तो बस मुझसे माफी मांग रहा था क्योंकि इसने बहुत बड़ी गलती की है। मैश फिन के पास जाता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इतना सुनते ही फिन रोने लगता है, क्योंकि मैश उसे अपना अच्छा दोस्त समझता है। लेकिन उसने केवल के कहने पर उसकी बुक्स फाड़ी ताकि वो परेशान होकर स्कूल छोड़कर चला जाए। इस लूजर को छोड़ो मैश, क्या तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करना चाहोगे? लेकिन मैश उसके पास जाकर उसके सर को जमीन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर केवल बेहोश हो जाता है। मैश, तुम ये क्या कर रहे हो? इसकी वजह से तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, ये तो गलती हो गई। तभी वाइस प्रिंसिपल फारमन वहाँ पर आ जाता है। मैंने केवल के डैड से वादा किया था कि मैं उसके बेटे का ध्यान रखूंगा। मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुमने उस पर पहले हमला किया, इसके लिए स्कूल में काउंसिल बुलाई जाएगी। तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, पर तुम्हारे और केवल के सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें तो केवल का नाम सुनते ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी मैश उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पर अपनी लात जड़ देता है। मैं कब से बोलने की कोशिश कर रहा था, ये बुढ़ा सुनता ही नहीं। एक को मार दिया है, दूसरे को भी पीट देंगे, क्या दिक्कत है? तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे सीरियल किलर सोचते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लेकिन तभी मैश उसके चेहरे पर मिट्टी लगा देता है। मिट्टी? यहाँ पर मिट्टी कहाँ से आई? दूसरी तरफ मैश उससे जिंदा गाड़ने के लिए जमीन में खड्डा खोद रहा है और वो फारमन को उठाकर उस गड्ढे के अंदर डाल देता है। तुम ये कर क्या रहे हो? तुम ऐसा करके कभी नहीं बच पाओगे। तुमने ही कहा था ना, तुम मुझे कभी भी स्कूल से निकलवा सकते हो, तो ये बात भी याद रखना। मैं तुम्हें कभी भी जमीन में गाड़ सकता हूँ, चाहे तुम मुझे जेल में बंद कर दो या किसी काल कोठरी में, मैं बाहर जरूर आऊंगा और तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम्हें ये दिख नहीं रहा ये सब गलत है? प्लीज रुक जाओ। इसके बाद स्कूल का हेडमास्टर उसे अपने पास बुलाता है। क्या तुम जानते हो यहाँ पर तुम्हें किस लिए बुलाया गया है? मैं बिना पूछे स्कूल के किचन में क्रीम पफ्स बना रहा था, शायद उस लिए। क्या तुम किचन में? नहीं, वो छोड़ो। तुम्हें इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुमने केवल को बेहोश कर दिया था और ऊपर से स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ब्यूरो ऑफ मैजिक इन सब की वजह से गुस्सा है और वो जल्द ही चाहते हैं कि मैं कुछ एक्शन लूं। हमें तुम्हें स्कूल से बाहर निकालने का उन्होंने नोटिस भेजा है। तुम जानते हो ना, मैजिक ब्यूरो इस कंट्री की सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है और ज्यादातर डिवाइन विजनरीज वहीं पर काम करते हैं। इसके बाद वॉलबर्ग उस नोटिस को जला देता है। तुम्हें पता था कि केवल कौन है, लेकिन फिर भी तुमने कमजोर को बचाने के लिए उसे मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत कम है। मुझे यकीन है कि तुम डिवाइन विजनरी बन के इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हो। इसके बाद वॉलबर्ग उसे एक एक करके बताने लगता है कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए उसे क्या क्या करना होगा और ये सारा कॉइन वाला सिस्टम कैसे काम करता है। पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से बेचारे का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मैं समझ गया, तुम्हारे बस का ये सब नहीं है। तुम बस इतना समझ जाओ कि तुम्हें कॉइन्स इकट्ठे करने हैं। इसके बाद मैश वहाँ से चला जाता है। वही वाइस प्रिंसिपल और केवल को पीटने के बाद भी
उसे कोई सजा नहीं मिली थी, जिसकी वजह से स्कूल में मैश का नाम फैलने लगता है। अगले दिन डुएलो टीम का कैप्टन टॉम मैश के पास आता है और उसे अपने डॉम की तरफ से मैच को ज्वाइन करने को कहता है। डुएलो बेसिकली हैरी पॉटर वाले क्विडिच गेम जैसा है। मैश उसे मना कर देता है और कहता है कि उसे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता। अरे तुम भी कैसा मजाक करते हो, सब तुम्हारी झाड़ू पर उड़ने की स्किल को जानते हैं। और वो उसे जबरदस्ती मैच के लिए ले जाता है। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है। उसकी सामने वाली टीम बॉल को लेकर आगे बढ़ने लगती है। वही मैच अभी तक जमीन पर ही है। ऑडियंस को लगता है कि वो जरा भी कोशिश नहीं कर रहा, तो वो उसके ऊपर कूड़ा कबाड़ फेंकने लगते हैं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, घर जाना है। मैच के दौरान उसकी टीम का बहुत बुरा हाल है और टॉम गुस्से में मैच के पास आता है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम नंबर 1 डुएलो प्लेयर बनोगे। नहीं तो मैंने ऐसा वादा कभी नहीं किया। इसके बाद टॉम उसे गेम्स के रूल्स को समझाने लगता है। उन्हें पॉइंट्स को अर्न करने के लिए सामने वाली टीम के रिंग के थ्रू उस बॉल को फेंकना होगा। वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ झाड़ू पर बैठ कर उड़ सकते हैं। इसके बाद टॉम गेम को वापस ज्वाइन करने जाने लगता है, लेकिन एनिमी टीम का कैप्टन जानबूझकर उससे टकरा जाता है। इसकी वजह से टॉम नीचे गिर जाता है। मैच जब उसके पास जाता है, उसे पता लगता है कि टॉम की कुछ हड्डियां टूट गई हैं। तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ है? ऐसे भला कौन खेलता है? हाँ, स्पोर्ट्समैनशिप उसका क्या करना है, हमें तो बस जीतने से मतलब है। और वो वापस से गेम में चला जाता है। टॉम की टीम हारने वाली थी, लेकिन वो मैच से कहता है कि जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी कभी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही सबसे जरूरी चीज होती है। अभी उनकी टीम 50 पॉइंट से पीछे है और लैंग टॉम को लगने लगता है कि वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से मैच को गुस्सा आ गया था। मैच अपने झाड़ू को पकड़कर एक ऊंची छलांग लगाता है और अपने पैरों को बड़ी ही तेजी से चलाकर खुद को हवा में मेंटेन कर रहा था, जो देखकर वहां के दर्शक भी बहुत कंफ्यूज्ड थे। एक प्लेयर मैच की तरफ बॉल को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग बहुत ज्यादा दूर थी, तो सारे प्लेयर्स उसे रोकने के लिए मैच की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो अपने सत्तू की ताकत को दिखाता हुआ बॉल को बहुत जोर से फेंकता है, जिसकी हवा की वजह से वो सारे इधर उधर फैल जाते हैं और वो बॉल रिंग के अंदर से निकल जाती है। ये सब कुछ देखकर सारी जनता हैरान थी, क्योंकि वो बॉल इतनी दूर से रिंग में तो गई थी, पर अब वो मैच के पास वापस भी आ रही है। इसके बाद वो इसी मूव का यूज करके बार बार पॉइंट स्कोर करता ही जाता है और सभी लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उनकी टीम का स्कोर 999 तक पहुंच जाता है। ऑफिशियल्स उन्हें बताते हैं कि ये एक रिकॉर्ड है और इसके लिए मैच को एक सिल्वर कॉइन भी मिलता है। इसके बाद टॉम वहां आकर उसे गले लगा लेता है। मुझे पता था तुम एक होनहार लकड़े हो, लड़के हो। इसके बाद हम एक लांस नाम के स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जहां उसे मैच के बारे में पता लगता है। ये तो वही एंट्रेंस एग्जाम वाला है, लगता है मुझे अपना अगला टारगेट मिल गया। अगले दिन टॉम उसे प्रैक्टिस करने के लिए लेने आया था, लेकिन वहां पर पहले से ही लेमन थी, जो कि मैच को स्टडी के लिए बुलाने आई थी, लेकिन वो उनमें से किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता था और वो मदद मांगने के लिए फिन की तरफ देखता है, पर वो सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी वहां पर लैंस आ जाता है। लेमन उसे देखकर पहचान जाती है कि उसी ने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। यहाँ तो तुम लोग काफी मजे कर रहे हो, क्यों ना हम साथ में मिलकर मजे करें। वो एक मैजिक आइटम को बाहर निकालता है, जिसके ढक्कन को खोलते ही वो तीनों स्मोक बनकर वहां से गायब हो जाते हैं और उस बोतल के अंदर कैद हो जाते हैं। अगर तुम इन तीनों को वापस चाहते हो तो जंगल में जाओ। जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाता है। ये चल के क्यों नहीं गया? मैशले लैंस से मिलने फॉरेस्ट में जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है और उसके पास अभी 2 सिल्वर कॉइन्स हैं। हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर सिर्फ एक ही मैजिक लाइन होती है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में चेहरे पर एक से ज्यादा मार्क्स होते हैं, जो कि दर्शाता है कि उनकी मैजिकल पावर्स बहुत ज्यादा हैं। लैंस मैश को एक डुएल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो एक सिल्वर कॉइन दांव पर लगाएंगे। इसके लिए मैश मान जाता है। लैंस अपने मैजिक वॉन्ड को बाहर निकाल के अपने स्पेल को कास्ट करता है और अपने आसपास के एरिया को डुएल के लिए पूरी तरह से साफ कर देता है। इसके बाद उनका डुएल स्टार्ट हो जाता है और मैश उसे एक जोरदार पंच मारने जाता है, पर लैंस अपने मैजिक का यूज करके उसे बीच में ही रोक देता है और अपने ग्रेविटी स्पेल की मदद से उसे जमीन के ऊपर दबाने लगता है। कोशिश करने के बावजूद भी मैश वापस से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तुम्हारी सारी कोशिश बेकार है, कोई भी ह्यूमन मेरी ग्रेविटी स्पेल के नीचे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तभी मैश जमीन में जोरदार पंच मारता है और अंदर से पेड़ की जड़ों को बाहर निकालने लगता है। इससे लैंस के नीचे की जमीन भी टूटने लगती है और उसे वहां से पीछे हटना पड़ता है। ऐसी ताकत, ये तो पागलपन है। इसके बाद मैश फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है। लैंस फिर से अपने ग्रेविटी स्पेल का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी स्पीड से उससे बच जाता है और लैंस को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बड़ी ही करीब से उसके अटैक से बच जाता है। उसका नेकलेस जमीन पर गिर जाता है, जिसे जब मैश उठाकर देखता है, उसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो थी। क्या तुम्हें छोटी लड़कियां पसंद है? मुझे तो तुम बुरे इंसान लगते थे, पर तुम गिरे हुए भी निकले। अबे गधे, वो मेरी छोटी बहन है, मेरा नेकलेस वापस कर। इसके बाद लैंस उससे पूछता है कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये तो बहुत सिंपल है, क्रीम पफ्स, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। तुमने बिल्कुल गलत जवाब दिया है। इस दुनिया में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो है मेरी बहन। मुझे लगता है तुम्हें सड़क पर दौड़ाते हुए चप्पलों से मारना पड़ेगा। ये कैसी सोच है बे? इसके बाद लैंस उस बोतल को खाई की तरफ ले जाता
जाता है, मैं इसे यहाँ से नीचे गिरा दूंगा और फिर अपने मैजिक का यूज करके इसकी स्पीड को बढ़ा दूंगा और जब तुम उन्हें बचाने जाओगे मैं तुम पर अटैक करके इस मैच को जीत जाऊंगा और तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उसकी छोटी बहन उसे डांट रही थी क्योंकि वो आए दिन किसी न किसी झगड़े में पड़ता ही रहता है, लेकिन डांटने के बाद वो उसे हील भी करती है। पर एक दिन लांस को पता लगता है कि उसकी बहन बीमार है और उसे ऐसी बीमारी है जिससे उसकी मैजिकल पावर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और एक बार उसकी मैजिकल पावर्स खत्म हो गई तो गवर्नमेंट उसे मार देगी। उसी दिन उसने डिसाइड किया कि वो एक डिवाइन विजनरी बनेगा और इस सारे सिस्टम को चेंज करेगा ताकि बिना मैजिक के भी उसकी बहन जी सके। प्रेजेंट में लांस उस मैजिक बॉटल को नीचे गिरा देता है और अपने मैजिक का यूज करके उसकी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन मैश अपने जिम के कपड़ों में आ जाता है और स्टार्टिंग पोजीशन में आकर अपने मैजिक को कास्ट करता है, हैमस्ट्रिंग मैजिक बिग डैश। ये कौन सा मैजिक है? इसके बारे में तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तभी मैश अपनी पूरी स्पीड से उस बॉटल की तरफ जाने लगता है। वो इतना ज्यादा तेज था कि लांस उसे देख भी नहीं पाता। लांस जमीन पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे वहां पर नहीं दिखता और अगले ही पल वो उसके पीछे पहुंच जाता है। वो इतनी जल्दी उस बॉटल को लेकर वापस कैसे आ गया? वो जरूर किसी मैजिक का यूज कर रहा है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैश उससे लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता है कि लैंस बुरा इंसान नहीं है। जो बोतल उसने नीचे फेंकी थी वो असल में खाली है। वो अगले ही सेकंड लैंस के पास पहुंचकर उसकी जेब से असली बोतल को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को आजाद करता है। वहीं लांस अपनी हार को मान लेता है और मैश को अपना एक सिल्वर कॉइन दे देता है। जब वो वहां से जा रहा था मैश रियलाइज करता है कि लैंस असल में बहुत अच्छा इंसान है। वहीं वो तीनों उन्हें बचाने के लिए मैश का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन उनकी बड़बड़ बनती नहीं होती। स्कूल जाके खोलना चाहिए था इन्हें। आगे हमें पता चलता है कि एकेडमी में 3 डॉम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड करती है। मैश का डॉम जिसका नाम एडलर है वो बहादुरी को रिप्रेजेंट करती है, और का डॉम अपनी नॉलेज और विजडम के लिए जानी जाती है, और आखिरी है लैंग डॉम जिनके स्टूडेंट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक उनका एम्बिशन होता है। एकेडमी में उन तीनों डॉम्स का एक तरह से कंपटीशन चलता ही जाता है। मैश अपने दोनों कॉइन्स को इकट्ठा करता है और फिर उसे बताता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स एक गोल्ड कॉइन के बराबर होते हैं। तो मेरे पास 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, यानी एक गोल्ड कॉइन के लिए मुझे 75 सिल्वर कॉइन्स चाहिए। तुम पागल हो क्या? तुम्हारी कैलकुलेशन देखकर 100 कैलकुलेटर्स की आत्मा मर गई होगी। तुम्हें सिर्फ 3 कॉइन्स और चाहिए। इसके बाद वो दोनों मस्त रिलैक्स करने लगते हैं, लेकिन तभी फिन पैनिक करने लगता है क्योंकि उन्होंने अपने पोशन असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं किया था। तभी वहां पर लैंस आता है। तुम दोनों कितने नालायक हो, तुम्हारी वजह से हमारे पूरे डॉम की रेपुटेशन नीचे गिर जाएगी। वो लगातार उनकी बेइज्जती करता ही जाता है, लेकिन मैश उसके नेकलेस का उसी के खिलाफ यूज करता है। सिर्फ अपनी बहन की फोटो को देखकर वो जाकर दीवार से टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है, वो भी खुशी खुशी। एंड में वो उन दोनों की मदद करने का डिसाइड करता है। वो उन्हें स्क्रीमिंग मैंड्रागोरा को दिखाता है जो कि चिल्लाता हुआ प्लांट है जो कि उनके पोशन बनाने में काम आएगा, पर उससे पहले उन्हें उसे शांत करना होगा। लांस अपने स्पेल को कास्ट करके उसे सुला देता है और उन दोनों से कहता है कि वो भी इसे ट्राई करें। मैश उस स्पेल को ट्राई करता है लेकिन वो उस प्लांट को सुला नहीं पाता। ये तो होना ही था भाई, तेरे बाइसेप्स बहुत कमजोर हैं। मैजिक में बाइसेप्स का क्या लेना देना? वहीं जब मैश अपने प्लांट को शांत कराने की कोशिश करता है वो और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। लांस फिन को समझाता है कि उसे अपने मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करना है, और इस बार जब फिन कोशिश करता है वो अपने मैंड्रोगा को सुला देता है। पर दूसरी तरफ मैश का प्लांट बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है और वो इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर चुका है, लेकिन मैश उसे एक चमाटा मार के वहीं पर सुला देता है। इसके बाद लांस उन्हें दिखाता है कि उन्हें मैंड्रागोरा को कैसे प्रिपेयर करना है। ये बहुत आसान है, तुम एक ही बार में इसे सीख जाओगे। लांस उसके टुकड़े टुकड़े करके कढ़ाई में उसे पकाने लगता है और थोड़ी देर में पोशन बनकर तैयार हो जाता है। ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैश को ये बड़ा इजी लगता है क्योंकि इसमें मैजिक का कोई काम ही नहीं है। तो वो लांस की बताई हुई रेसिपी को फॉलो करता है, लेकिन एंड में वो पोशन की जगह क्रीम पफ बना देता है। लांस को लगता है कि वो जानबूझकर मजाक कर रहा है, तो वो एक एक करके उसे हर स्टेप पर गाइड करता है, लेकिन जब डिश बनकर तैयार होती है वो अभी भी क्रीम पफ ही था। ये देखकर लांस पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद मैश कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथों से क्रीम पफ ही बन रहा था, लेकिन वो टेस्टी भी बड़े थे। दूसरी तरफ वॉलबर्ग आने वाले ऑफ कैंपस क्रॉस टॉम एग्जाम के बारे में सोच रहा था, क्या मैश उसमें ठीक रहेगा? इसके बाद हम डॉट बैरेट नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट से जाकर टकरा जाता है। क्या बे पान की थूक, अंधा बंदा है क्या? लेकिन डॉट उन तीनों को बुरी तरह से पीट देता है। तुम सालों साइड कैरेक्टर्स हो, चुपचाप साइड से चला करो। इसके बाद हम लैंग डॉम्स की मीटिंग को देखते हैं। उनका मानना है कि डिवाइन विजनरीज दुनिया पर राज करते हैं और राज करने का हक सिर्फ उसका होता है जिसके अंदर शाही खून होता है या फिर उसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा होती है। इसलिए उन्हें लगता है कि एडलर डॉम डिवाइन विजनरी बनने के लायक नहीं है और उनका लीडर सबको ऑर्डर देता है कि वो लोग एडलर डॉम्स के सारे कॉइन्स को छीन लें। अगले दिन लैंग और एडलर डॉम्स की जॉइंट क्लास है। मैच सोच रहा था कि आखिर जंगल में उन्होंने क्या करना है, तभी उन्हें डॉट दिखता है। मैं हूँ डॉट, मैं हूँ दुनिया का नंबर 1, मैं हूँ बड़ा ताकतवर। वो तीनों उसे देखकर सोचने लगते हैं कि
वो बहुत अजीब है, पर डॉट कहता है कि उनके ओपिनियंस मैटर नहीं करते, वो सब एक साइड कैरेक्टर है। तभी वहाँ पर लेमन आती है और मैश से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकती है। ये देखकर बैरेट को गुस्सा आ जाता है और वो मैश के ऊपर थूक देता है, तुम जैसों की वजह से ही मुझे कोई लड़की नहीं मिल रही। दुनिया में एक लड़के को एक ही लड़की मिलनी चाहिए, पर हैंडसम लड़कों की वजह से मुझे एक भी लड़की नहीं मिली, इसलिए मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक में जाऊंगा और जितने भी हैंडसम लड़के हैं उन्हें जान से मार दूंगा। लेकिन वो सब के सब उसे इग्नोर कर रहे थे, जिसकी वजह से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर आता है और उन्हें बताता है कि जंगल के अंदर उन्हें फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को खत्म करना है और उनके सर पे से स्टोन को बाहर लेकर आना है। नॉर्मल स्टोन के बदले उन्हें एक ब्रॉन्ज कॉइन मिलेगा, लेकिन जो स्कॉर्पियन ज्यादा ताकतवर होते हैं उनके सर पर स्क्वायर स्टोन होता है, जिसके बदले उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलेगा। इसके बाद प्रोफेसर क्लास को शुरू कर देता है। तभी मैच के पीछे एक सिल्वा नाम का स्टूडेंट आता है। डोलो, मैच में मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी थी, तुम्हारा सर कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है, लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। जिसके तुरंत बाद ही वो मैच के ऊपर आयरन के क्रिस्टल से हमला कर देता है। ये देखकर प्रोफेसर उसे डांटने लगता है, पर सिल्वा कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। मैश गुस्से में उसे मारने जाने लगता है, पर लांस उसे रोक देता है। सिल्वा असल में हमसे 1 साल बड़ा है, पर उसके बर्ताव की वजह से उसे 1 साल पीछे रख दिया गया था। बेहतर यही होगा कि तुम उससे पंगा ना लो। शुक्र है मेरे क्रीम पफ सही सलामत है, इन्हें कुछ नहीं हुआ। तुम कपड़े में खाने की चीजें रखते हो और क्या इसलिए गुस्सा थे तुम? इसके बाद वो दोनों साथ में फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। आगे बहुत खतरा है तो मेरे साथ ही रहना। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मैच था ही नहीं। वो बेचारा खो गया है, क्योंकि वो चलते चलते क्रीम पफ्स के ख्यालों में खो गया था और वो गलती से डॉट के सामने आ जाता है, जो कि उसे देखकर बिल्कुल पगला सा जाता है। परेशान होकर मैश उसे चमाटा दर देता है। डॉट उससे लड़ना चाहता था, लेकिन तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर एक स्टूडेंट हमला करने जा रहा था। वो मदद के लिए चिल्लाती है, तभी वहाँ एक धमाका होता है, जिसकी वजह से वो लड़का हार जाता है। उसे बचाने के लिए वो लड़की डॉट का शुक्रिया अदा करती है। पहली बार किसी लड़की ने इतने अच्छे से उससे बात की थी और उसे लगने लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर वो किसी तरह खुद को शांत कराता है और कूल बनने की एक्टिंग करता है। पर जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, घबराहट के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एक हारे हुए स्कॉर्पियन को देखते हैं, जिसे कि सिल्वा ने हराया था और उसके सर से उसने सिल्वर स्टोन भी ले लिया है। लेकिन अभी भी एक चीज है जो कि वो करना चाहता है। वहीं वो लड़की फिर से डॉट का शुक्रिया अदा करती है और उनके घुटने टच हो जाते हैं, पर इससे वो बेचारा पूरी तरह से पैनिक कर जाता है और अपने सर को जमीन पर पटकने लगता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके उसे फंसा रही है, जिससे भी वो थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वो उस पर अपने मैजिक का यूज करके उसे अपने प्यार में पूरी तरह से गिरा सकती है। इसके बाद वो मैश के पीछे जाती है। तुम कितने ताकतवर हो, मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सेफ रहूंगी। चल बे शेमड़ी, तेरा बॉडीगार्ड थोड़ा हूं मैं। ये सुन के वो लड़की हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका मैजिक मैश पर काम नहीं किया था और उसे लगता है कि शायद उसने मैजिक का यूज कम किया है। तो वो और भी मैजिक का यूज करके उसका हाथ पकड़ती है। तुम तो बहुत बहादुर हो, क्या तुम मेरे लिए भी एक सिल्वर स्कॉर्पियन को हरा दोगे? खाली पीले क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही है, कहीं और भीख मांगना। जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो इसके बाद वो प्लान बी पर जाती है। वो उनसे कहती है कि सिल्वा उसे धमकी दे रहा है, वो जबरदस्ती उसका मैजिक यूज करवाना चाहता है ताकि उसका फायदा हो सके। ये सब सुनकर अपना बहादुर पान की थूक उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। तभी वहाँ पर सिल्वा आ जाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस लड़की को बचाने के लिए डॉट उससे लड़ने का डिसाइड करता है। वो उसके ऊपर कई सारे फायर बॉल से हमला करता ही रहता है और एंड में उसके ऊपर एक बड़े से फायर बॉल से हमला करता है, जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम फिन और लेमन को देखते हैं, जो कि लांस की मदद के लिए उसके पैरों से चिपके पड़े हैं। क्या मैच ठीक होगा? उसके पीछे सिल्वा पड़ा था। डॉट को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन जब सारा धुआं साफ होता है, हम देखते हैं कि सिल्वा ने अपने आयरन से खुद को बचा लिया था। वो एक आयरन पिलर से डॉट के ऊपर हमला करता है, पर इसकी वजह से एक पत्थर उड़ के मैश के क्रीम पफ पे लग जाता है। सिल्वा उन दोनों को लड़ने के लिए चिढ़ाता ही रहता है। वहीं मैश अभी भी सदमे में था, क्योंकि बेचारे का क्रीम पफ बर्बाद हो गया। वहीं डॉट अब परेशान होने लगा है। उसका मैजिक मुझसे कहीं ज्यादा है, ऊपर से वो कटोरा कट लगता नहीं है कुछ काम आएगा। लगता है मुझे ही उसे बचाना पड़ेगा। तुम्हारा मैजिक तो बहुत कमजोर निकला। मैं कुत्तों पर दया नहीं दिखाता, पर तुझे एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे अटैक को 5 बार झेल गया तो मैं उस लड़की को अकेला छोड़ दूंगा और स्कूल रूल्स के हिसाब से एक सिल्वर कॉइन भी दांव पर लगाता हूँ। डॉट स्टील को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे लगता है कि वो 5 हिट तो संभाल ही लेगा, लेकिन तभी सिल्वा कहता है कि मैश को भी 5 हिट्स को सहना होगा, क्योंकि वो भी इन सब का हिस्सा है, तो उसे भी अग्री करना होगा। डॉट कहता है कि इससे मैश का कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसे अकेला छोड़ दे। ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? वो भी इसी का हिस्सा है। चलो ठीक है, तो 10 के 10 हिट मैं सहूंगा। तुम तो पागल निकले। जिसके तुरंत बाद ही वो अपने आयरन फिस्ट से डॉट के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसके पहले अटैक से ही अपने घुटनों पर आ जाता है। लेकिन डॉट फिर से खड़ा होता है और अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिल्वा लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। ऐसे ही करते करते उसके ऊपर 9 हमले हो जाते हैं और मैश और वो लड़की बस ये सब देख रहे थे। लेकिन 9 अटैक्स के बावजूद भी वो खड़ा था और याद करता है कि कैसे उस लड़की ने उसकी मदद मांगी थी। वही सिल्वा अपने आखिरी हमले के लिए एक पावरफुल स्पेल को तैयार करता है और डॉट के ऊपर हमला कर देता है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, पर थोड़ी देर में वो फिर से खड़ा होता है
है, मैंने तुम्हारे सारे अटैक्स को सह लिया है, अब ये सब खत्म करो। लेकिन आगे बढ़ता बढ़ता वो जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर सिल्वा उसका मजाक उड़ाने लगता है। डॉट मैश से कहता है कि वो लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो लड़की असल में सिल्वा के साथ ही काम कर रही थी और वो भी डॉट का मजाक उड़ाने लगती है। तुम जैसे चिपकू लड़के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सिल्वा भी डॉट का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी उसके मुंह में एक क्रीम पफ आ जाता है। तुम लोगों ने हद को पार कर दिया है, मैं भी तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ उन तीनों ने एक बड़े से स्कॉर्पियन को हरा दिया है, लेकिन लांस को अभी भी मैश की फिक्र हो रही थी। लेकिन लेमन कहती है कि वो बहुत ताकतवर है, उसने तो प्रोफेसर को भी हरा दिया था। पर लैंस उसे समझाता है कि मैजिक यूजर्स अलग अलग तरह के होते हैं। व्हाइट मेजेस ज्यादातर एकेडमिक होते हैं और उनका काम मेनली सपोर्ट करना होता है। वहीं दूसरी तरफ रेड मेजेस कॉम्बैट के लिए खुद को ट्रेन करते हैं और अभी तक मैश की लड़ाई सिर्फ व्हाइट मेजेस से हुई है। उसे लगता है कि मैश अगर अपने सीनियर से किसी से भी लड़ा तो उसमें कई हैं जो कि उससे ज्यादा ताकतवर हैं।